हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। परियों की रसमई कहानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सुना अनिल के पैरों पर वो निशान कैसे आया, गिरधारी लाल और जानकी कैसे बेहोश हुए, और खिड़की पे वो कौन था जो उसे घूर रहा था। अब आगे। अनिल चिल्लाया, कौन है? कौन है वहाँ? उसे खिड़की के पीछे बालकनी से कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आने लगी, मानो वो उसके साथ कोई खेल कर रही हो, वो खेल करके खुश हो रही हो। वही आवाज़ जो उसे पिछली रात को सुनाई दे रही थी। इस बार अनिल पहले से अधिक सतर्क था। कौन है वहाँ बालकनी में? अनिल चिल्लाया। क्या हुआ भैया जी? वहाँ बालकनी में कहाँ जा रहे हो? कौन है वहाँ? चैतू बोला। बालकनी में कोई तो है, मेरे पीछे पीछे आना, अनिल बोला। चैतू ने लाठी उठाई और अनिल के पीछे पीछे बालकनी में पहुंचा। अनिल बालकनी में पहुंचा तो देखा बालकनी के कोने में एक छोटी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसने हाथों से अपने घुटने जकड़े हुए थे और चेहरे के आगे भूरे काले बाल। वो अपना सिर झुकाए बैठी थी। कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रही हो? कौन हो? अनिल कांपते हुए बोला। चैतू इधर उधर नज़र घुमाते हुए कहा, भैया जी किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं। चैतू उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। अरे सामने तो बैठी है, कोने पे, अनिल घबराते कांपते हुए बोला। ज्यों ही अनिल ने एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ाया, अनिल के पैर पर निशान जो था उसमें तेज दर्द आने लगा। इतना तेज दर्द कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर अपनी जगह पर गिर पड़ा। उसके पैर का निशान सुर्ख लाल होकर तपने लगा। अनिल दर्द से कराह रहा था। वो लड़की कोने में बैठकर हंस रही थी। उसकी शैतानी हंसी सुनकर अनिल बहुत डर गया और दर्द से तड़पने लगा। अनिल चिल्लाया, मुझे पता है कि ये तुम कर रही हो, छोड़ दो मुझे वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। चैती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो अनिल के पैर के निशान को जलता देख आश्चर्य में था। भैया जी ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भराड़ी माँ, रक्षा कर, चैतू बोला। अचानक अनिल के पैर का दर्द सही हो गया। घर के खिड़की दरवाजे तेजी से हिलने लगे, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। एकदम खौफनाक माहौल, चारों ओर बिल्ली के रोने की मनहूसियत और उस माहौल को और खौफनाक बनाती उसकी शैतानी हंसी। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके सिर के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, इसीलिए अनिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया वो जोर से चिल्लाई। उसकी भयानक चीख सुनकर अनिल सिहर उठा था। चिल्लाते ही वो बच्ची से वयस्क रूप में आ गई। उसके कंधे अब चौड़े हो गए और कंधे से पंख निकल आए, और देखते ही देखते वो चैतू के बगल से उड़कर पहाड़ी की तरफ चली गई। चैतू को अपने बगल से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और दोनों की आंखों पर एक तेज रोशनी चमकी। अनिल के कान में एक आवाज़ आई, भैया जी क्यों रुक गए? क्या सोचने लगे? अभी तो आपको घर जाने की जल्दी थी। चलो मुझे खाना भी बनाना है। मैं वापस यहाँ कैसे आया? मैं तो घर पर था, और तुम भी, हम दोनों तो गांव घूमकर घर पहुँच गए थे ना। हम दोनों वापस कैसे आए? ये कैसे हो सकता है? अनिल ने आश्चर्य से पूछा। चैतू को कुछ याद नहीं था। वो दोनों वापस उसी समय में चले गए थे जब वो गांव घूमने के लिए बाहर निकले थे। ये क्या कह रहे हो भैया जी? हम दोनों तो कब से यहीं हैं, अभी तो पूरी रात भी नहीं हुई है। अभी से सपने देखने लगे क्या? चैतू बोला। नहीं चैतू, मैं कह रहा हूँ ना कि हम दोनों घर पर थे। माँ पिताजी बेहोश पड़े थे घर पर। यहाँ से जल्दी चलो चैतू, माँ और पिताजी बेहोश हैं घर पर, वो उन्हें मार देगी। जल्दी चलो चैतू, जल्दी चलो।
ये कहकर अनिल घर की तरफ तेजी से भागा। चैतू ने भी पीछे पीछे दौड़ लगाई। दोनों घर पहुंचे तो अनिल हक्का बक्का रह गया। माँ जी और पिताजी सोफे पर बैठ के टीवी देख रहे थे और घर भी पहले जैसा सामान्य था। अनिल सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? ये सपना तो हरगिज नहीं था। वो बोला, माँ यहाँ कुछ हुआ था क्या? जानकी बोली, होना क्या था? तेरा और चैतू का इंतजार हो रहा था। और चैतू साहब, शायद आप भूल गए कि आपको खाना भी बनाना है। कहाँ चले गए थे इतनी देर? चैतू बोला, भैया जी को गांव देखने ले गया था माँ जी। चैतू और अनिल भीतर के कमरे में गए। क्या भैया जी, आप भी मुझे डरा ही दिया था। सब ठीक ही तो है? लगता है आपने कोई सपना देख लिया। आराम कर लो, कल से न जाने क्या हो गया है आपको। मैं खाना बनाने जाता हूँ, ख्याल रखना अपना, चैतू बोला। अनिल ने अपने पैरों पर देखा तो वो निशान अब भी था। अनिल को पता चल चुका था कि ये निशान उस परी ने दिया है जिसका वो चेहरा तक नहीं देख पाया। वो इतना समझ चुका था कि वो जो भी है बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। अनिल के साथ परियों ने छल किया था और वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। सुबह हुई, अनिल अपने काम पर गया और शाम को वापस घर लौट आया। दिन भर वो वही सोच रहा था कि उसके पैर पर जो निशान था उसका मतलब क्या था, वो कैसे उसके पैर पर आया। अनिल के दिमाग में एक विचार आया। वो जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे वाले मंजिल पे पहुंचा। चैतू, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो मुझे इस निशान के बारे में बता सके? तुम्हारे जानने में कोई तांत्रिक या पुजारी है? अनिल ने चैतू से पूछा। वैसे मुझे लगा तो नहीं कि कोई घबराने वाली बात है, फिर भी एक माई है जो कुछ मदद कर सकती है। गांव वाले उसे पागल कहते हैं, पर मैंने सुना है कि वो जीतू बगरवाल की एकमात्र वंशज है जो अभी तक जीवित है। जीतू के जाने के बाद जीतू के बेटे ने तांत्रिक सामोरा से तंत्र विद्या सीखी और काली माँ की सिद्धि प्राप्त कर ली। वो अपने पिता जीतू को तो वापस न ला सका, पर उसकी आत्मा को 14 जून की रात को एक घड़े में लेकर आता था। गुस्से में आंछरिया 14 जून की रात को जीतू के बदले कोई और जानवर की बलि ले जाती थी गांव से, और ये अब तक चला आ रहा है। जीतू के आने की खुशी में गांव वाले 15 जून को त्यौहार मनाते हैं। एक बड़ा मेला लगता है गांव में, और 15 जून की रात को ही जीतू की आत्मा को वापस आंछरी मंत्री हर ले जाती है। 15 जून को जीतू के आने की खुशी में गांव वाले हंसरिया को धन्यवाद स्वरूप पूजा अर्पण करते हैं। कुछ गांव वाले मानते हैं कि ये भराड़ी माँ अंशरी मांत्रिक की कृपा है जो जीतू को एक दिन के लिए मुक्त करती है, जबकि कुछ का मानना है कि जीतू के वंशजों की तंत्र विद्या से ही जीतू एक दिन के लिए घड़े में आता है। जीतू का पुत्र तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी वंशज माई अभी भी जिंदा है। तंत्र विद्या और काली माँ की सिद्धि उसे विरासत में मिली है, शायद वो आपकी मदद कर सके। जीतू बोला, हमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए। उन सातिर परियों का कोई भरोसा नहीं, भगवान न जाने कब कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो, अनिल बोला। अनिल और जीतू उस बुढ़िया माई के कुटिया में पहुंचे। अनिल जैसे ही भीतर पहुंचा तो देखा जगह जगह कटोरे में रखा रक्त, जले हुए बालों की बदबू, मोमबत्ती की हल्की रोशनी, खिड़की पे लटका एक कंकाल और मानव खोपड़ी की गोल श्रृंखला के बीच बैठी काले कपड़े पहनी एक औरत। सिर पर सफ़ेद बिखरे बाल, लाल आंखें, हाथों पर बड़े बड़े डरावने कंगन, माथे पर लाल बड़ा टीका और गले में मुंडमाला। चैतू बोला, माई आपसे कोई मिलना चाहता है। चैतू की बात काटते हुए माई बोली, मुझे मालूम है
आखिर तुम आ ही गए मेरे पास। मैं 60 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही। क्या मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? ये क्या कह रही हो? अनिल बोला। पूरे गांव में मेरे परिवार के लोगों के अलावा उन्हें किसी ने नहीं देखा। उन्हें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, और जो देख सकता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। माई कुटिल हंसी में बोली। हाँ हाँ हाँ, परियों ने तुम्हें चुना है। हाँ तुम्हें। चैतू बोला। ये क्या कह रही हो माई? हम तो आपसे मदद लेने आए हैं। अगर जो आप कह रही हो वो सच है तो भैया जी को बचा लो। आप जो मांग वो मैं दूंगा, पर मेरे भैया जी को बचा लो। सब कुछ दे सकते हो? माई बोली। हाँ सब कुछ, जो भी मेरे पास है, चैतू बोला। खुद की बलि दे पाओगे? हाँ हाँ हाँ, माई शैतानी हंसी बोली। ये क्या कह रही हो? चलो चैतू यहाँ से, मुझे नहीं लेनी इनसे कोई मदद। न जाने किस पागल बुढ़िया के यहाँ ले आया। चल यहाँ से, अनिल बोला। कहाँ चल दिए? दोबारा वो मंजर नहीं देखोगे? माई बोली। अनिल बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी आंखों के सामने फिर वही घटनाक्रम दोहराने लगा। वही परी और पिछली रात का सारा घटनाक्रम एक बार फिर अनिल की आंखों के सामने था। अनिल जमीन पर गिर पड़ा। इसे बंद करो, इसे बंद करो, भगवान के लिए इसे बंद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो इस परी से, अनिल घबराते हुए बोला। चैतू को अब भी कुछ नहीं दिख रहा था। चैतू ने अनिल को उठाया। भैया जी, सब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाओगे भैया जी, चैतू बोला। क्या किया तुमने मेरे भैया जी के साथ, दुष्ट बुढ़िया? चैतू चिल्लाया। नीची आवाज़ में बात करो। मैंने ये शक्तियाँ मनोरंजन के लिए हासिल नहीं की है। बच्चे, इसे मेरे शक्तियों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने इसे वो सब दिखाया जो इसने पिछले रात को देखा था, माई बोली। और ये निशान कितना प्यारा है ना, मुझे इससे देखने दो। तुम किनारे हट जाओ चैतू, मुझसे क्या निशान देखने दो, माई बोली। चैतू कुछ पीछे हट गया और माई अनिल के निशान पर हाथ फेरने लगी। बहुत दर्द देता होगा ना ये निशान, देखो मेरे हाथ पर देखो, ऐसा ही निशान है ना ये तुम्हारे तलवे पर? बिल्कुल हाँ, पर सेम सेम, पर तुम्हारा वाला मुझसे ज़्यादा अच्छा लगा। गोरी चमड़ी जो है। हाँ हाँ हाँ, ये कहकर माई शैतानी हंसी हंसने लगी। अचानक दो गिद्ध बाहर से उड़कर खिड़की के भीतर आ गए और माई के दोनों कंधे पर आकर बैठ गए। माई उन्हें अपने लंबे घिनौने नाखून से सहलाने लगी। आ गए मेरे बच्चे, आ गए? क्या लाए हो मेरे लिए? माई ने गिद्ध से पूछा। ये कहते ही दोनों गिद्ध ने उल्टी कर दी। दोनों के मुंह से दो मरे हुए बदबूदार चूहे जमीन पर गिरा। माई ने उन चूहों के पूंछ से उठाया और खा लिया। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, माई बोली। अरे मैं कितनी लोभी हूँ, खुद ही खा गई, तुम्हें पूछा तक नहीं। रक्त पियोगे? माई ने पूछा। पियोगे रक्त? बहुत स्वादिष्ट होता है, लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा। ये वाला कटोरा देख रहे हो? वो कटोरा उठाकर बोली। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसानी खून कभी कभार ही मिल पाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ इसे, लेकिन आज मैं इसे पूरा पीऊँगी, माई बोली। उसने वो कटोरा एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से एक नुकीली कील जैसी जीभ उठाई और उनमें से एक गिद्ध की आंख में घोंप दी। उसने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। ये सब बहुत घिनौना और डरावना था। उसने वो खून में लथपथ आंखें इंसानी खून वाले कटोरे में डुबा दी।
अब इसे पीने में और मजा आएगा। हा हा हा। वह शैतानी हंसी में जोर जोर से हंसने लगी। गिद्ध खून से लथपथ तड़प रहा था। माई ने उसे उठाया और एक पट्टी में घड़े में डाल दिया। घड़ा उसके तड़पने से इधर उधर डोल रहा था। देख रहे हो ये घड़ा? वह बेजान कितना तड़प रहा होगा अंदर, बेचारा। दया आ रही है ना? माई बोली कि तभी उसने एक मानव खोपड़ी गुस्से में दीवार पर पटक दी और बोली, ऐसे ही तड़पती होगी जीतू की आत्मा घड़े में, ऐसे ही तड़पती होगी। उसने वो खून भरा कटोरा घट घट कर पूरा एक सांस में पी लिया, मानो कई वर्षों से प्यासी हो। गिद्ध की आंखें चबाते हुए उसने देखना बहुत ही घिनौना था। जैसे ही उसने वो चबाया, उसके मुंह से सफ़ेद द्रव्य की पिचकारी निकली। उसका मुंह खून और सफ़ेद द्रव्य से भरा हुआ था। छी, ये सब कितना घिनौना है। तुमने एक बेजुबान को मार डाला। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। अनिल बोला। हाँ भैया जी, सही कह रहे हैं। तुम बहुत घिनौनी हो। तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी भी है या नहीं? चेतू बोला। माई बोली, मदद? वो तो मैं कब की कर चुकी, वरना वो परिया तो इसे कल रात को ही उठा ले जाती और तू बैठे बैठे आंसू बहाकर रो रहा होता और फिर मैं तुम्हारा रक्त पी रही होती। वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा ना तेरा रक्त। वह नुकीली कील लेकर चैतू की तरफ बढ़ी। इधर आओ, मुझे चखने दो। अनिल ने माई को धक्का देकर चैतू से दूर हटाया। दूर हो जाओ चैतू से, दुष्ट बुढ़िया। अनिल बोला। दुष्ट बुढ़िया? हाँ हाँ हाँ, वो शैतानी हंसी में बोली। दुष्ट नहीं, तुम्हारे लिए मैं भगवान से कम नहीं हूँ। मेरी पूजा करो। ये निशान देख रहे हो, ये मैंने दिया है तुम्हें। ये निशान तुम्हें परियों से बचाता है। जब भी आंचरी तुम्हारे पास आने की सोचती है, ये निशान तुम्हें उनसे दूर रखता है। लेकिन कल रात मैं भी चौंक गई। उसने तुम्हारा ये निशान जलाने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर है, पर अफसोस कि वो ये कर न सकी। पर इतनी ताकतवर है तो 9 परियां कितनी ताकतवर होंगी। इस निशान को मैं पिछले 20 सालों से बना रही थी। इसमें बहुत सारे मंत्र डाले थे मैंने, और उस परी ने एक झटके में ही ये निशान लगभग जला ही डाला था। माई बोली। माई चिमटा लेकर अनिल के पास आई। मुझे अपने पैर का निशान दिखाओ। अनिल ने बैठकर उसे वो निशान दिखाया। माई ने निशान देखा भी नहीं और एक झटके में चिमटे से अनिल के पैरों का एक नाखून उखाड़ दिया। अनिल दर्द से चिल्लाए। आह! उसे असहनीय दर्द हो रहा था। पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। चैतू चिल्लाया, दूर हो जाओ, ये क्या कर रही हो? चैतू ने माई को जोर से धक्का दिया और अनिल के चोट पर बांधने के लिए एक कपड़ा ढूंढने लगा। अनिल दर्द से कर्रा रहा था। माई किसी प्यासी बिल्ली की तरह उसके खून को अपनी काली जीभ से चाट रही थी। चैतू को कहीं कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़कर अनिल के पैर की उंगलियों पर बांध दिया। माई बोली, घबराओ नहीं, ये जरूरी था। मुझे इसके लिए एक ताबीज बनानी है। ये निशान अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ये कहकर माई ने अनिल के खून को एक लाल कपड़े में बांध दिया और उस पर मंत्र फूंकने लगी। उसने एक काले धागे से उसे लगाकर अनिल के गले में डाल दिया। ये तुम्हें बचाएगा आंचरिक से। जाओ, अब तुम मुक्त हो जाओ, माई बोली। चैतू ने अनिल को सहारा देकर उठाया। दोनों वहाँ से चले गए। आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।